बेसिकली ये एक अमेरिकन लिटरेचर का हिस्सा हिस्सा है। एंड इसको पढ़ने से पहले, प्यूरिटन एज को पढ़ने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अमेरिकन लिटरेचर क्या है। वो अमेरिकन लिटरेचर नहीं होता है। ये जो टर्म हम लोग यूज करते हैं अमेरिकन लिटरेचर, वो टर्म ही गलत है। ये जो हम लोग बोलते रहते हैं अमेरिकन लिटरेचर, फिर आप समझ लीजिए ब्रिटिश लिटरेचर सही है, वो अलग है। अमेरिकन लिटरेचर बोलिए, इंडियन लिटरेचर बोलिए, ये सारे टर्म्स ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अमेरिकन लिटरेचर देखिएगा या फिर इंडियन लिटरेचर देखिएगा तो ये दोनों में ही वो नेटिव जो लैंग्वेज है उनका, उस पे वो लोग फोकस करके लिटरेचर लिखे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंग्लिश में ही लिखे। क्योंकि अमेरिका में हम लोग जानते हैं कि सिर्फ ब्रिटिश ने कब्जा नहीं किया था। अमेरिका को सिर्फ ब्रिटिश ने कॉलोनी नहीं किया था। ब्रिटिश के अलावा और भी सारे मतलब बहुत सारे 4-5 और कंट्रीज थे जिन्होंने अमेरिका को कॉलोनी किया था। डच हो गया, फिर और भी मतलब बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जो कि अमेरिका को कॉलोनी उन्होंने किया था। तो जब एक 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 चीज समझिए, जब मैं एक देश पे कब्जा कर रहा हूँ, एक कंट्री पे मैं जब कब्जा कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली वहां पे मेरा जो कल्चर है, मेरा जो लिटरेचर है, मेरा जो लैंग्वेज है, अगर मैं वहां पे डोमिनेट करना चाहता हूँ और अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक मतलब जो चेन है उसको बनाना है मुझे, और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव चेन नहीं, मुझे अगर लिटरेचर बोलो या फिर एजुकेशन के पर्पस में भी बोलो, वहां पे अपना जो कल्चर है उसको बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस में आगे ले जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, ये सारे चीजों को मुझे मतलब डोमिनेट करना पड़ेगा। फैक्ट को समझो। पहले मैं आप लोगों को अमेरिकन लिटरेचर के बारे में, अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बता रहा हूँ। नॉट अमेरिकन लिटरेचर, अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर। जैसे होता है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, वैसे ही। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे रशियन लिटरेचर, वो रशियन लिटरेचर नहीं होता, रशियन इंग्लिश लिटरेचर होता है। हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं ना, सिर्फ लिटरेचर के तो नहीं। इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वो इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या लिटरेचर लिखा गया है वो सारे कंट्रीज में, और कैसे डोमिनेट किया गया उस टाइम पे ब्रिटिश ने। जब मैं ब्रिटिश लिटरेचर के बारे में बताया था, पेपर टू, एक बार मैंने पेपर टू में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जब मैंने पढ़ाया था, तो उस टाइम पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा फेमस हुआ। आप लोग समझो, इंग्लिश लैंग्वेज कैसे वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा फेमस हुआ, और उसके फेमस होने का जो मेन कारण है वो क्या था। किसी देश पे आप अगर, मान लो आप अगर कब्जा कर रहे हो, तो उस देश में कब्जा करने के लिए आप लोगों को कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, वो आपके ही समुदाय के लोग जो हैं वो उस मतलब वहां के लोग एडमिनिस्ट्रेशन में रहे। दूसरा है आपका जो लैंग्वेज है, जो कल्चर है, वो उस पर्टिकुलर जगह में जितने लोग हैं वो उस चीज को सही से अपनाएं। और उसके लिए अगर आपको वर भी, युद्ध भी करना है तो आप कर सकते हैं। आप युद्ध के द्वारा भी ये चीज बोल मतलब कर सकते हैं कि नहीं, ये जो है ये मैं मतलब अपने कल्चर को बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रभाव फेंकने के लिए मैं क्या करूंगा, इस जगह पे, इस पर्टिकुलर कंट्री हो या फिर कोई एक पर्टिकुलर मतलब प्लेस हो, उसमें मैं वर्ड मतलब छेड़ दूंगा, मतलब युद्ध छेड़ दूंगा। चलो यहाँ पे युद्ध करते हैं। पहले अच्छे से समझाऊंगा, नहीं समझेगा तो डेफिनेटली मैं युद्ध करूंगा। अब जब युद्ध हो जाएगा तो अगर 50-50 चांस रहा, मान लो यहाँ पे अमेरिका में जो इंग्लैंड जो आए थे उस टाइम पे, प्यूरिटन्स कैसे आए पहले ये समझो। प्यूरिटन्स के बारे में समझने के लिए आप लोगों को अमेरिका जो हिस्ट्री है उसको समझना पड़ेगा।
जॉन स्मिथ जो थे वो पहले आए, वर्जीनिया जो एक मतलब प्लेस था, वहां पे वो उनको उसको कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद वो अपना मतलब जो भी लिटरेचर वगैरह था वो पब्लिश करना उन्होंने क्या किया, शुरू किया। तो वो, क्योंकि वो इंग्लैंड से थे, ब्रिटिश थे, तो ब्रिटेन के जितने तौर तरीके वो तो डेफिनेटली वहां पे मतलब डोमिनेट करेंगे ही। प्यार से समझो सही है, नहीं तो कुछ और तरीका। युद्ध और कलम, युद्ध में इस्तेमाल होने वाला सोर्ड और पेपर जो कागज है उसमें लिखने वाला कलम, दोनों का पावर सेम होता है। आप युद्ध में खून बहाते हो सामने वाले ओपोनेंट को हराने के लिए, तलवार से काटने के लिए, और वैसे ही पेन भी जो है वो भी सेम ही काम करता है। पेन भी बहुत बड़ा हथियार है। आपके एक मतलब रिटेन से बहुत कुछ, बहुत लोगों का जो मतलब थॉट प्रोसेस है वो बदल सकता है। अब ये जो प्यूरिटन एज, अमेरिका में ये प्यूरिटन एज जो था 1706 से लेकर 98 ना, यही था ना टाइमलाइन, सॉरी 1607 से लेकर 1700, यही टाइम था। मतलब अर्ली 17th सेंचुरी टू लेट 17th सेंचुरी, राइट, यही था, यही टाइमलाइन है ना प्यूरिटन एज का। हिस्ट्री में मतलब हिस्ट्री अगर पढ़ोगे उसमें, तो वहां पे आप लोग ये देख सकते हैं कि जब अमेरिका को दखल करने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए बहुत सारे ब्रिटिशर्स आए, तो आसपास में जितनी भी और लैंग्वेजेस और कंट्री जो डोमिनेट करके बैठे हुए थे, उनको भी हटाने के लिए ये ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा अपना दिमाग भी यहाँ पे उन्होंने खपाया। सिर्फ दिमाग नहीं, उन्होंने और एक चीज किया, क्या कि उन वो लिटरेचर के द्वारा, अपने राइटिंग्स के द्वारा लोगों को इन्फ्लुएंस किए। अब इनका लिटरेचर जो है, इनके पैम्फलेट्स जो है, ये सारे चीजें पब्लिश होता कहां था पता है? प्रिंट कहां होता था? अमेरिका में नहीं, इंग्लैंड में। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड बहुत ज्यादा हेल्प करता था। आप लोग सोचो, एक पॉलिटिकल पार्टी कोई एक पर्टिकुलर स्टेट में है, हम्म, कोई भी एक्स वाई जेड पार्टी है, वो एक पर्टिकुलर स्टेट में है, दूसरे स्टेट में उसको कब्जा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने पैम्फलेट्स वहां पे डालने पड़ेंगे, अपने लोगों को वहां पे बैठाना पड़ेगा, और वो लोग पावरफुल रहे उस स्टेट में, ठीक है, पावरफुल रहे, उसके लिए जो भी अर्थ या फिर जो भी पावर उसको देना चाहिए, जो भी सपोर्ट उसको देना चाहिए, वो सारे सपोर्ट्स वो प्रोवाइड करेंगे सेंट्रल से। आप लोग समझो इसको, क्योंकि जो पावर में होता है, जो शासन में होता है, अब यहां पे सेंट्रल कौन है? ब्रिटिश। तो जो पावर में होता है वही वही सारे दुनिया में राज करने का कोशिश भी करता है, अपना जो साम्राज्य है वो विस्तार करने का कोशिश करता है। ये तो फैक्ट है, ये हो गया हिस्ट्री। अब मैं बताता हूं प्यूरिटन्स के बारे में। प्यूरिटन्स कौन थे? पहली बात, यहां पे जो लोग क्रिश्चियन हैं वो इस मतलब प्यूरिटन्स कौन थे, प्रोटेस्टेंट कौन है, ऑर्थोडॉक्स कौन है, कैथलिक लोग कौन है, ठीक है, ये सारे चीजों को, ये तीनों टर्म को एक क्रिश्चियन अच्छे से समझ पाएंगे, मतलब जो भी क्रिश्चियंस है वो समझ पाएंगे। अब आप लोग शायद इस तीन टर्म को सही से ना समझ पाए। कैथलिक्स कौन थे? जो कैथलिक चर्चेस को, मतलब देखिए ब्रिटिश में क्या होता था, ब्रिटेन में, मतलब मैं इंग्लिश लिटरेचर में, मतलब लिटरेचर को छोड़ के हिस्ट्री के बारे में बोल रहा हूँ, कि वहां पे जो चर्चेस थे बहुत ज्यादा डोमिनेट था। मतलब 14 समझ लो, 14 एडी या फिर 15 एडी, उस टाइम पे मैं बता रहा हूँ, 14 टू 15 एडी, चर्चेस वेर सो मच डोमिनेंट, वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट था। अब डोमिनेट होने के कारण वो मतलब जो कैथलिक थे वो पोप को फॉलो करते थे, समझो। कैथलिक, प्रोटेस्टेंट एंड ऑर्थोडॉक्स, तीनों का मतलब आप लोग समझो पहले। कैथलिक्स कौन थे? जो कैथलिक चर्चेस को फॉलो करता था। और कैथलिक चर्चेस कौन थे? जो पोप को
एक आधार मानकर वहां पे उसको आधार मतलब वो उसने रखा था कि ये जो पोप है हमारे चर्च में, जो ये पोप है ये सब कुछ देखेगा। मतलब इवन मैं ये बोलूं अगर कैथलिक लोग कभी कभी जो क्वीन या फिर किंग होते थे ना उसके अगेंस्ट में भी वो चले जाते थे, मगर उनके काम में ज्यादा टांग नहीं अड़ाते थे। जो पोप होता था उनके साथ जो किंग एंड क्वीन उनका फ्रिक्शन होता था, ये बात सही है, उनका फ्रिक्शन होता था। आप लोग अगर मान लीजिए मतलब और भी पहले जाएंगे जहां पे चर्च बहुत ज्यादा डोमिनेट था, जैसे कि गैलीलियो कोपरनिकस के टाइम पे, मैंने जब मतलब गैलीलियो कोपरनिकस के बारे में जब मैंने बताया था, आप लोगों को पढ़ाया था, उस टाइम पे मैंने बोला था कि कैसे वो लोग इतना ज्यादा डोमिनेट करते थे कि जो भी आपका जो भी साइंस प्रोजेक्ट है वो अगर कैथलिक चर्च या फिर चर्च के अगेंस्ट में है, गॉड के अगेंस्ट में है, जीसस के अगेंस्ट में है, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो रद्द कर दिया जाएगा, उसको पब्लिश नहीं कर दिया जाएगा। इवन उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था, जो सेंट्रल में पावर में बैठे हुए हैं वो भी उनका बात मानता था। आप लोग समझो, आज मैं सिर्फ प्यूरिटन एज के बारे में नहीं, आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर और प्यूरिटन जो है वो भी बताऊंगा। एनलाइटनमेंट पीरियड नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आप लोगों का जब असाइनमेंट एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तब ये जो क्लासेस का सिलसिला है वो जारी रहेगा। फिलहाल आप लोग समझो कि प्यूरिटन्स कैसे आए, प्यूरिटन्स होते मतलब थे कौन वो, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। प्यूरिटन्स कौन है? जब हम लोग ग्रेजुएशन में थे, जब हम लोग मतलब 12th में थे, तब तो हम लोग इतना ज्यादा प्यूरिटन्स के बारे में नहीं पढ़े थे या फिर नहीं जाने थे। हु आर प्यूरिटन्स? यू कैन आस्क मी हु आर प्यूरिटन्स, कि प्यूरिटन्स कौन थे कि इतना ज्यादा अमेरिकन लिटरेचर में इसका मतलब इन्फ्लुएंस हम लोग देख रहे हैं। प्यूरिटन्स पहले तो इंग्लैंड से आए, पहले समझो। उनका मेन नेटिव अगर मैं कंट्री बोलूं तो वो इंग्लैंड, ब्रिटेन, समझ लो ब्रिटेन। वहां से वो लोग सारे मतलब जितने भी और कंट्रीज थे वहां पे अपना जो साम्राज्य था वो धीरे 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 करके वो बहुत ज्यादा विस्तार वो करना शुरू किए, वो स्प्रेड करना शुरू किए। अब यहाँ पे एक फैक्ट है, जब प्यूरिटन्स अमेरिका में आए, ठीक है, कब आए अमेरिका में ये भी समझो। प्यूरिटन्स अमेरिका में कब आए? जब अमेरिका में ब्रिटिशर्स का राज स्टार्ट होने वाला था। अमेरिका में ब्रिटिशर्स का राज स्टार्ट होने वाला था, वहां पे जो भी वर्ड्स चल रहा था उस टाइम पे ये प्यूरिटन्स भी बहुत ज्यादा उनको हेल्प किए। आप लोग समझो, बहुत ज्यादा हेल्प किए। अब हेल्प करने के वजह से प्यूरिटन्स इतना ज्यादा हाईलाइटेड हुए। उन्होंने क्या किया? लोग हायर किए, लोगों को इन्फ्लुएंस किया, उनके माइंड के साथ वो खेले। जो नेटिव अमेरिकन्स थे वो तो लड़ाई में, वो जो लड़ाई हो रहा था उस टाइम पे, वो लड़ाई में अपने अमेरिका को, अमेरिका का जो कल्चर है उसको बचाने के लिए वो लड़ाई की है, मगर उनको भी इन्फ्लुएंस किया जा रहा था, किसके द्वारा? प्यूरिटन्स के द्वारा। तो अब आप एक बात समझो, प्यूरिटन्स इतना ज्यादा इफेक्टिव थे कि वो करना क्या चाहते थे बेसिकली, मैंने जो 3 टर्म कहा, कैथलिक, ऑर्थोडॉक्स एंड प्रोटेस्टेंट, तो प्यूरिटन जो है वो प्रोटेस्टेंट से ही निकला है। प्रोटेस्टेंट का एकदम हाईली प्योर फॉर्म। प्यूरिटन्स, एक किसी ने क्वेश्चन किया, इस प्यूरिटन्स आर ब्रिटिशर्स और अमेरिकन्स? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ब्रिटिशर्स। वो अमेरिकन तो बाद में हुए ना, वो तो अमेरिका में बाद में वो गए, अमेरिका में बाद में गए ना। कब गए? जब अमेरिका में ब्रिटिश लिटरेचर का, जब ब्रिटिशर्स जब कब्जा करने लगे उस टाइम पे प्यूरिटन्स भी आ गए। तो प्यूरिटन्स आने के वजह से बहुत सारा प्यूरिटन लिटरेचर लिखा गया, ठीक है। इवन बहुत सारे उसमें तो जॉन विंथ्रॉप भी थे, जॉन मिल्टन भी है, ये सारे लोग थे ना, ठीक है। तो जब मतलब जो प्रोटेस्टेंट है उसका हाईली फॉर्म था प्यूरिटन्स, आप लोग समझो, जो प्रोटेस्टेंट थे उसका हाईली मतलब प्यूरिफाइड फॉर्म था प्यूरिटन्स। मैं थोड़ा सा आप लोगों का जो एसएलएम है उसको मैं थोड़ा सा मतलब स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, इससे आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट एसएलएम इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि एसएलएम पढ़ते वक्त
आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती होगी कि जो एसएलएम है, इज माई स्क्रीन विजिबल? कंफर्म करो प्लीज कोई। इज माई स्क्रीन विजिबल? यस। ओके, एसएलएम विजिबल है जो मैं शेयर किया मैंने? हाँ हाँ है। ओके, सो चलो, मतलब प्यूरिटन एज में मतलब चलते हैं। आप लोगों के एसएलएम में क्या दिया गया है पहले ये समझते हैं। मैं ज्यादा पूरा कंटेक्स्ट में नहीं जाऊंगा। पेज नंबर 7 to 32, राइट? देख लो, 1607 to 61700। इसके बाद आए 1700 to 1800, एनलाइटनमेंट पीरियड, ठीक है। ये मैं बाद में बात करता हूँ। इसका अपग्रेड मतलब इन लोगों के जाने के बाद ये लोग आए, तो इनके बारे में बाद में बात करूंगा। पहले इस बारे में बात करता हूँ। मैं ज्यादा डीपली कंटेक्स्ट में नहीं जा रहा हूँ। पहली बात, अगर स्क्रीन शेयरिंग में कोई इश्यू आ रहा है या फिर स्क्रीन प्रेजेंट में कोई इश्यू रहा है, मतलब कोई देख नहीं पा रहा है स्क्रीन को, तो प्लीज डू लेट मी नो। मैं फिर से स्क्रीन को शेयर करूंगा, इससे आप लोगों को समझने में तकलीफ नहीं होगी। इंट्रोडक्शन पहले बताया गया, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, क्या स्ट्रक्चर के बेसिस में हम लोग आज समझेंगे। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया कि प्यूरिटन्स कहाँ से आए, प्यूरिटन्स का कितना ज्यादा मतलब पार्ट था, अमेरिकन लिटरेचर में उनका कितना इन्फ्लुएंस था, उनका लिटरेचर। इवन वो अलग से मतलब उनका जॉन केल्विन नाम करके एक थे जो प्यूरिटन्स को बहुत ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया, उनके लिए अलग से एक चर्च भी बना दिया। वो मतलब अपने जितने भी तौर तरीके हैं वो उस चर्च में वो प्रैक्टिस कर सकते थे। अब यहाँ पे एक फैक्ट है, जो कैथलिक्स है, प्रोटेस्टेंट के साथ कैथलिक्स का थोड़ा सा मतलब मनमुटाव था। उसका रीजन ये है कि जो प्रोटेस्टेंट है वो कभी भी कैथलिक्स को फॉलो नहीं करते थे, पोप को फॉलो नहीं करते थे। वो अकॉर्डिंग मतलब उनके अकॉर्डिंग जो बाइबल है वही सब कुछ है। और जो ऑर्थोडॉक्स है उनको तो किसी से मतलब ही नहीं था, ना तो वो कैथलिक्स के सपोर्टर थे, ना तो वो किसी पोप को फॉलो करते थे, ना तो वो किसी प्रोटेस्टेंट को फॉलो करते थे। प्रोटेस्टेंट लोग ऑर्थोडॉक्स में भी मतलब इन्फ्लुएंस हुए थे, इन्फ्लुएंस करने का कोशिश वो किए थे मगर कर नहीं पाए। अकॉर्डिंग टू देम ऑर्थोडॉक्स वो अपने हिसाब से जिंदगी जी रहे थे, मतलब एक थर्ड कम्युनिटी में हम लोग बोल सकते हैं। तो ये ऑर्थोडॉक्स, कैथलिक्स एंड प्यूरिटन्स, सॉरी प्रोटेस्टेंट आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये प्रोटेस्टेंट जो थे वो क्या करते थे, जो बाइबल है उसका जो सैड पार्ट है उसको पढ़कर उसको इंटरप्रेट करके उसके अकॉर्डिंगली सारे चीजों को वो किया करते थे। इवन वो प्रोटेस्टेंट जो है वो जितने भी कल्चरल फेस्टिवल्स, जितने भी फेस्टिवल्स मनाए जाते थे कैथलिक्स के द्वारा, वो सारे मतलब वो बंद कर देते थे। क्यों? क्योंकि बाइबल में कहीं पे वो फेस्टिवल का जिक्र नहीं किया गया था। तो इस वजह से जितने भी ह्यूमन के द्वारा बनाया गया फेस्टिवल्स था, सारे फेस्टिवल्स को वो रद्द करते थे हमेशा से, प्रोटेस्टेंट जो थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम वो बहुत ज्यादा मतलब एक साइलेंट टाइप के, मतलब ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करना, बहुत साइलेंट रहते थे, मतलब हैप्पी नहीं रहते थे। क्योंकि वो बहुत ज्यादा बाइबल को मतलब बाइबल का एक ऐसा पार्ट वो पढ़ते थे जो सैड पार्ट होता था, जहाँ पे जीसस को मतलब मारा जाता है, वहां पे उस जगह को वो ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण तरीके से वो देखते थे। इवन मतलब पर्टिकुलर आप लोग समझ लो जो सैड पार्ट है उसको ही वो पढ़ते थे, आप लोग ये समझ लो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे प्यूरिटन्स कहाँ से आया? प्यूरिटन्स जब ये ब्रिटिशर्स अलग अलग जगह पे गए तो ये प्रोटेस्टेंट से निकला। मतलब मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, 1560 की तरफ, मतलब मिड समझ लो 16th सेंचुरी, मिड 16th सेंचुरी टू ला मतलब एंड की तरफ, मतलब 16th सेंचुरी एंड की तरफ, लास्ट मतलब जो 1580, ये जो टाइम पीरियड है बेसिकली, ठीक है ना। इस टाइम पीरियड में प्यूरिटन्स क्या किए, वो अलग हो गए, मतलब कैथलिक से मतलब प्रोटेस्टेंट से
तो वो अलग होके अपना एक साम्राज्य वो बनाना चाहते थे। अब प्यूरिटन के साथ, अब प्यूरिटन का जो भी प्रैक्टिसेस था, सॉरी, प्रोटेस्टेंट का जो भी प्रैक्टिसेस था, कैथलिक का जो भी मतलब प्रैक्टिसेस था, वो सारे प्रैक्टिसेस को वो प्यूरिटन्स क्या करते थे, वो उसको नकारते थे, उसको होने नहीं देते थे। वो सिर्फ वही चीज करते थे जो वो प्रैक्टिस करते थे, प्यूरिटन्स प्रैक्टिस करते थे, बाइबल को फॉलो करके वो सारे चीजों को करते थे। अकॉर्डिंग टू देम कोई पोप नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ गॉड है। कोई कुछ नहीं है, सिर्फ गॉड है। बाइबल में जो लिखा है वही सच है, बाकी सब गलत है, बाकी सब गलत है। प्यूरिटन्स एकदम कट्टर टाइप के होते हैं ना, मतलब हिंदू में कुछ कट्टर होते हैं, मुस्लिम में कुछ कट्टर होते हैं, वो अपने धर्म को बहुत ज्यादा सीरियस ले लेते हैं, तो ऐसे ही प्यूरिटन्स थे। प्रोटेस्टेंट से ज्यादा वो अपने धर्म को ज्यादा सीरियस लेते थे। उनको बस एक ही मतलब था कि पूरे दुनिया में अपना जो साम्राज्य है उसको फैलाना है। मगर आने वाले समय पे जब एनलाइटनमेंट पीरियड आया, आप लोग समझो, इस चीज को कनेक्ट करो, जब एनलाइटनमेंट पीरियड आया उस टाइम पे ये लोग ज्यादा, मतलब क्या बोलूं, इनके राइटर्स जो इन्होंने हायर किए थे और जो इन्होंने इनके द्वारा जो राइटिंग्स किया गया था, तो प्योर मतलब एनलाइटनमेंट आने के बाद उनका उतना ज्यादा मतलब प्रभाव दिखा नहीं गया। क्योंकि इनलाइटनमेंट पीरियड में क्या था, इंसान बहुत सही से समझने लगा, सही क्या है गलत क्या है उस टाइम पे वो लोग समझने लगे। तो इस वजह से जो प्यूरिटन्स है उनका तादाद जो है वो धीरे 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 कम होते लगा। तो ये थे प्यूरिटन्स। और इनका मतलब जो हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर हम लोग पढ़ते हैं उसमें बहुत ज्यादा इनका मतलब इन्फ्लुएंस था, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। ठीक है, अब आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ प्यूरिटन्स के बारे में, आप लोगों का आइडिया, आप लोगों को कितना आइडिया है? क्योंकि आने वाले मतलब मतलब और भी जितना स्ट्रक्चर में जो भी लिस्ट है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो प्यूरिटन एज को अभी भी मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर कौन से जगह पर आप लोगों को तकलीफ हो रहा है समझने में, बताओ। प्यूरिटन एज में कौन से एक मतलब एक ऐसा बताओ कि उस जगह पे मैं समझ नहीं पा रहा हूं, उसको आप समझा दो। कौन सा मतलब ऐसा जगह है जो हिट कर रहा है आपको, प्रॉब्लम कर रहा है बहुत ज्यादा, बताओ। हु आर द पिलग्रिम्स? पिलग्रिम्स अलग टॉपिक है काकुली, वो अलग टॉपिक है। अभी हम लोग प्यूरिटन्स के बारे में मतलब पढ़ रहे हैं ना। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्यूरिटन एज में मतलब कौन से जगह में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है? किसी को कोई तकलीफ नहीं है मतलब? चलो फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, उसको देखो आप लोग और नोट डाउन करते चलो। ओके, सो बेसिकली here is the screen, and as we know the time period was 1607 to 1700. And as I explained about introduction how Puritans came and how they influence in history of American literature. So why should we read in it in American literature? Because lots of Puritan writer was there, lots of Puritan writer like John Winthrop and other writers was there who actually influenced through their writings. Not only poetry but also novels, dramas, theological writers was there, even descriptive writers was there. So today I will be discussing all the writers and their works, and also how Puritans influenced American literature.
so much deeply, right? So basically, Kakoli, you asked a question that who are pilgrims? Basically, pilgrims and Puritans both are same. Okay, Kakuli? Kakuli, am I audible? হ্যাঁ দাদা। So basically, you asked me pilgrim. So pilgrim and Puritans both are same. I'm not going to discuss about pilgrims because I will focus only on only this particular structure. Okay, whatever is shown here, you can see here the structure. As I discussed introduction, and let's talk about the establishment of colonies. Okay, so this point is also important, guys, because we have to understand how they established and how they what kind of hierarchies or what kind of historical backgrounds was there during establishment of the colonies. So this is also a question and also a point here. So the Puritan age in American period, guys, you have to understand in 17th century, like 1607 to 1700, this time period was happened actually. This time period was Puritan age for Puritan age, and this century basically when Puritan actually Puritan settlers. I'm talking about Puritan settlers from England. Okay, someone of you asked me that Puritans were British or American. So they are British. You can consider Puritans as Britishers. Okay, so basically, there's Puritan settlers from England established colonies in New England. Why I'm saying New England? Because they wanted to create New England among the world. Okay, not only America but also other countries too. So you have to understand. And the Puritans actually were a religious reform movement within the Church of what? Church of England. You have to understand Church of England and the concept of Church of England, and who actually sought to purify purify the church of what they saw as Roman Catholic, or Roman Catholic, uh, if I say remnants, and not only that, they also they believed in a simple form of worship and strict moral code. So, what is moral code? This is another question. Yes, I will explain, but later. Let me explain the establishment, how establishment came and how they established a colony in America. Okay, the first Puritan colony in America, just write down whatever I'm saying. The first Puritan colony in America was founded in which year? Do you know? Any one of you? Any one of you? Which year and where? Do you know? In 1620, 1620, in that time period. 1620, okay. The first Puritan colony in America was founded in 1620. Where? In Plymouth. Sorry, at Plymouth. Plymouth. At Plymouth. And Massachusetts, basically, Massachusetts. Okay, Plymouth actually situated in Massachusetts. So remember this. Plymouth is the part of Massachusetts. So in the following decade, basically, I just wanted to say that thousands more Puritans arrived in New England, and also they start establishing colonies such as Boston and Salem, Salem, Salem. Okay, just write down Boston and Salem. The Puritans actually quickly became the dominant religious and political force in the region because of their cultural authority, and also their literature was so much, if I say, effective, and Puritans society was highly structured and regulated also. Not only that, guys, churches, basically, as we know, churches were dominant in that time.
church and state were actually closely, intertwined, and all aspects of, if I say, all aspects of life were governed by religious law, right? So the Puritans basically believed in hard work. I'm talking about Puritans and their behavior. Puritans actually, they believed in hard work, thrift. A word is here, thrift, thrift. Why I am using this word? Thrift means, I'm just wanted to say that the careful use of money, they used to, you know do one thing, that they always, they don't use money, don't waste money, or don't waste anything, especially by avoiding, they always avoid waste of money, or waste something, which actually against the Bible, or which is against their culture. Okay, so this is the fact, guys. Okay, that is why I'm saying that they are hardworking and also thrift. Okay, and what, they were also they were also, adopted the simplicity. They were adopted the simplicity also, and they also placed a highly value on education and literacy. So, guys, you have to understand one point, that this age in America actually came to an end in the early 18th century, like 1700, I'm talking about. And by that time, the Puritans had, lost much of their religious fervor. Fervor means, I'm just talking about, uh, वो क्या कहते हैं fervor को, अगर हिंदी में बोलो, उत्साह होता है ना। सो रिलीजियस जो, मतलब एक उत्साह है, they almost lost in that time, in 1700, I'm talking about, when actually, you know enlightenment period just in the door, next to the door. Okay, so, uh, how Puritan left, actually they didn't leave actually, due to enlightenment period, people started, adopting the ideas of enlightenment period writers. So that is why they actually forgot the Puritans writers as well. Okay, and that is why they lost their religious fervor, and their strict social order had begun to relax and cool down. So the Puritan legacy continues to be felt in American society today, right? So Puritans' values such as hard work, thrift, and educational, are also still prized by many Americans. Many Americans actually used to love them, Puritans, used to follow Puritans. Lots of Americans, and there were there was a war happened in that particular time. So Native Americans actually uh, protest against Puritans. That's why the war happened. Okay, and some key aspects you have to understand here during establishment, some key aspects you have to know, and key characteristics, actually I am just talking about key characteristics of Puritan age in America, like they were so much strong religious belief. Just write down, they were so much strong religious belief, uh, simple lifestyle, as I said, and emphasize on education also, and close knit, CLOSE-KNIT, close knit communities. So what is actually close knit communities? I will also explain this. Okay, and also they were strict moral code. So I also explained about, I was talking about
moral code. So I will also explain what is moral code and what is strict moral code according to them. So these are few points. These are few, concepts. There's few key aspects which you need to understand, which you need to actually learn and need to know why Puritans are so much famous, why they are highlighted in that particular time in uh, establishment of American literature, American English literature, why Puritans are so much dominant in that particular time, because churches were so much dominant and they were also helping them. British was the actually country uh, who actually who used to dominate lots of countries, guys. Just understand, they were so much powerful. Britishers so much powerful, they had money, they had power, so that is why they started colonies all the countries, right? Even our India was also colony, as we know. Britishers also came here, right? So after 1947 uh, they went actually, they left. So these are the key concept, guys. So why I'm saying strong religious belief? So yes, there is strong religious belief because the Puritans actually were deeply religious people who believed, uh, you know, covenant with God. They believed that they had a special mission to establish a new Jerusalem, New Jerusalem or Jerusalem, जो भी बोलो, Jerusalem. I'm talking about New Jerusalem. So that is why New England, you know, the historical writers of New England, how New England came. So you have to know how New England came. So basically, they wanted to, they believed that they had a special mission to establish a new Jerusalem in new world, new world. Not your country, not my country. It's about new world. They wanted to make a new world where Puritans will actually take a kingship, right? वही लोग राज करेंगे वहां पे, समझो, कॉन्क्वेर मतलब करेंगे वही लोग. So they sought actually to purify the church also. सारे जो चर्चेस थे उस टाइम पे सबको वो और भी ज्यादा प्यूरिफाई करने का कोशिश वो कर रहे थे, एंड what they actually considered corrupt practices. And this is the corrupt practices, guys. जब आप लोग आंसर्स लिखो, ऐसे लिखो कि आप लोगों के एग्जाम पेपर में वो आपने स्केच कर दिया है. आप लोगों ने लिखा नहीं है, स्केच किया है, स्केच. जो एग्जामिनर है वो आपके स्केच को वो इमेजिन कर रहा है, ऐसे लिखो, ठीक है ना? सो मैं ऐसे ही आप लोगों को समझा रहा हूँ. चाहूँ तो मैं बाइलिंगुअल भी कर सकता हूँ, but you have to write in English, so that is why I'm just explaining in particular English language. Okay, so I hope you are connecting me, and that is why I'm just giving you some important points. You can use it because Puritan age and Enlightenment period both are very much important topic, and university will also ask from these chapters, these modules. They will ask questions, either assignment or uh, final exam. So don't skip this Puritan and Enlightenment period. Okay. So basically, they wanted to make a new England or New Jerusalem. Actually, their mission to establish a new Jerusalem. The Puritans actually saw their migration of America as a divine mission to build a new godly society. Example, if I say example of Christian virtue and pity for the rest of the world. And I took a point that
uh, I think simple lifestyle, right? So the Puritans actually lived a simple lifestyle in that particular time. Basically, they avoided uh, frivolous pleasures, and focused on hard work and thrift. बेसिकली वो जितने भी प्लेजर्स थे उसको उसके अगेंस्ट में थे. प्यूरिटन्स अगेंस्ट प्लेजर. आप लोग इस लाइन को कोट करके लिख दो. प्यूरिटन्स वेर अगेंस्ट प्लेजर. जितने भी सुख सुविधा है, जितने भी मजे हैं, लाइक अल्कोहल लेना या फिर मजे करना, गंदी आदतें नहीं, जितने भी अच्छी आदतें भी है, जितने भी मजे लेने वाली आदतें हैं, वो प्लेजर्स को अपोज करते थे प्यूरिटन्स. समझो, प्यूरिटन्स अगेंस्ट प्लेजर. ठीक है. एंड एक्चुअली they aimed to create a city upon a hill. Not only that, they that world serve as a a shining example of Christian virtue and the pity of the rest of the world. And not only that, the Puritans rejected activities they considered, distractions from religious devotions and hard work. And also, they believed that, indulging in worldly pleasure would lead them away from their, uh, you know, uh, spiritual uh, spiritual duties, basically. So they always focus on hard work and thrift. I mean to say, they actually valued, you know, industriousness. Industriousness. I'm talking about industriousness and frugality. And not only that, their views, on God and thriftiness ensured that resources were used wisely and not wasted. So that is why I said they don't waste. uh, वो ज्यादातर बचाव के ऊपर मतलब काम करते, वेस्ट चीजों पे ध्यान नहीं देते थे और चीजों को वेस्ट नहीं करते. ठीक है ना. और एक चीज है, दे ऑल्सो एक्चुअली गाइज, they also emphasizes on uh, education, because um, the Puritans believed that uh, education was essential for understanding uh, the Bible. Without education, you can't read and interpret the Bible. As scripture shouldn't be interpreted, but interpretation means you can't understand what actually God wants to say and why you born here. You born here only for devoting to God. Just understand. If you are against God, then you are against us. So this kind of sense was there. Uh, this kind of thoughts they made in that particular society. Okay, and that's why lots of impacts came in society. Like if I say, the emphasizes on education led to high literacy rates in England. That is why uh, 98% Christians are, if I say, literated. Not 98% Christians. uh, अगर आप लोग देखो कि इंडिया में बोलो या फिर कहीं पे बोलो, क्रिश्चियंस जो है वो पढ़े लिखे ही होते हैं, कोई इलिटरेट नहीं होता है. आप लोग की मतलब, मेरे मतलब करियर में या फिर मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप लोग एक बात बोलो, कोई भी ऐसा क्रिश्चियन आप लोगों ने देखा है जो लोग मान लो मतलब इलिटरेट है, लिटरेसी लेवल बहुत ज्यादा उनके एरिया में बहुत ज्यादा कम है.
आप लोग देखे हैं, यही बताओ। क्रिश्चियंस का लिटरेसी लेवल पता है ना, क्रिश्चियंस लिटरेट होते हैं ज्यादातर। तो उस टाइम पे भी ज्यादातर मतलब ये भी एक पॉइंट था कि एम आई ऑडिबल टू यू, एम आई ऑडिबल, हेलो। Yes, you are audible. Okay, so first of all, you have to understand that Christians are not illiterate in that time. एक्चुअली प्यूरिटन्स बहुत ज्यादा लिटरेसी में इसीलिए फोकस वो कर रहे थे क्योंकि उनको ये पता था कि आगे जाकर ये लोग लिटरेचर लिखेंगे, आगे जाके ये लोग ड्रामा लिखेंगे, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं था ना। हिंदू, मुस्लिम्स, सिख, या फिर आप दूसरे किसी भी रिलीजन, बौद्ध बोलो, किसी भी रिलीजन, जितने भी रिलीजन उस टाइम पे थे, तो ज्यादातर उस टाइम पे क्या था, लोगों के पास टाइम नहीं था, इंटरटेनमेंट वो ज्यादा पसंद करते थे। तो प्यूरिटन्स क्या किए, एंटरटेनमेंट के नाम पे वो नॉवेल्स, ड्रामा, ठीक है, प्लेज, ये सब लिखना शुरू किए, ताकि इनके थ्रू एटलीस्ट वो मजेदार क्यों ना हो, एंटरटेनमेंट क्यों ना हो, इसको पढ़े वो लोग, पढ़ के इसको इंटरप्रेट करें, स्कॉलर्स मतलब न्यू स्कॉलर्स आए, इसमें शोध हो, इसमें रिसर्च हो, इसमें जितना रिसर्च होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, उनका जो भी मतलब जो भी वो करना चाहते हैं वो सही से कर पाएंगे। न्यू इंग्लैंड बनाना चाहते हैं, न्यू एम्पायर बनाना चाहते हैं, तो सब कुछ उनका तब समझ लो सही होगा। सो दैट इज वाई दे एम्फसाइज्ड ऑन एजुकेशन। इसको एक पॉइंट के हिसाब से आप लोग लिख सकते हो कि एम्फसाइजेस ऑन एजुकेशन, इसको एक पॉइंट के हिसाब से अभी आप लिख सकते हो। मैं इस पॉइंट को इसीलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि ये भी बहुत एक मतलब इन्फ्लुएंशियल चीज है। उनका एक डोमिनेट करने का भी एक तरीका भी है, अलग अलग तरीके से सोसाइटी में भी मतलब इम्पैक्ट हुआ। दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर दिस फोकस ऑन लर्निंग एंड स्कॉलरशिप contributed to the intellectual uh, rigor of uh, Puritan Puritan society, and influenced future generations like you, me, and our next generations also. So we are reading few Puritan age, so lots of us, even lots of in that time people also follow, Puritans. They also believe that Puritans was right, they were right, their thought process was right, we have to follow only Bible, we shouldn't follow Catholic churches, we need a personal church where we can practice our culture, our Bible, our scriptures, our society will make our society will dominate around across the world, will build a New England. This kind of thought process was there. That is why Puritans were so much, cutter type. I said cutter. I used this particular word, cutter. Why? उनको मतलब ही नहीं था बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, एंटरटेनमेंट नहीं करना, साइलेंट रहते थे, ब्लैक कपड़ा पहन के ऑलवेज बिशॉप्स जैसे दिखने में थे, अलग ही टाइप के, मतलब वो नन जैसे दिखने में थे। बिशॉप्स मतलब नन जैसे, नन ड्रेस जैसे करती है ना, वैसे अलग ही ब्लैक टाइप के सूट में, ब्लैक टाइप के कपड़े में वो लोग रहते थे, एंड साइलेंट, मतलब आप उसको जोक भी अगर एक आप मतलब सामने रख दोगे तो वो हंसेंगे नहीं। उनको एंटरटेनमेंट नहीं करना था, उनको मजे करना नहीं था, वो सारे एंटरटेनमेंट, सारे मजे, प्लेजर्स, जिसमें प्लेजर्स मिलता है, मतलब वो एक रोबोटिक टाइप लाइफ जी रहे थे, आइसोलेशन। ये मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे थॉट प्रोसेस है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सच भी हो, क्योंकि किसी और के हिसाब से प्यूरिटन्स वाज राइट। यस, आप लोग सोच ही सकते हो, दे वर राइट, प्यूरिटन्स वर राइट,
No problem. We will follow Puritans. Why we should follow Catholic churches? Yes, कैथलिक चर्चेस के भी बहुत ज्यादा सताए हुए थे प्रोटेस्टेंट। क्यों? क्योंकि कैथलिक चर्चेस का जो हरकत है आप लोगों को पता ही है, किसी से छुपा नहीं है। एनलाइटनमेंट पीरियड आने के बाद क्या हुआ? प्रोटेस्टेंट भी गया। हाँ, कैथलिक चर्चेस का जो डोमिनेट का एक मतलब जरिया था, पोप जो डोमिनेट करता था, वो भी गया 1700 के टाइम पे। समझ रहे हो ना आप लोग? जिसको हम लोग कहते हैं एज ऑफ अगस्टस, स्कैंडल एज। लोग अपने मनमौजी के हिसाब से कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी छाप रहे हैं, किसी का भी कॉपी कर रहे हैं। प्लेजरिज्म का कुछ था ही नहीं। अंड शंड कुछ भी लिख रहे हैं, वो पब्लिश हो जा रहा है। बहुत सारे मतलब दिग्गज से दिग्गज राइटर आए, बहुत बेकार राइटर्स भी आए, अच्छे अच्छे भी राइटर्स आए। बहुत सारे लॉज भी पास किए गए उस टाइम पे, 1700 से 1800 के टाइम पे। ड्रामा के ऊपर भी एक लॉ आया। प्रोटेस्टेंट एंड कैथलिक्स ने मतलब मिलकर, जो दो समुदाय ने मिलकर मतलब कुछ लॉ पास करते थे लिटरेचर के ऊपर। आप लोग समझो, ये हिस्ट्री बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अभी 2 महीना समय है आप लोगों के पास। अभी इसके बाद तो बुक्स टच भी नहीं करोगे, मुझे पता है ये चीज। तो जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी समझ रहे हो, जो भी देख रहे हो, वो सारी चीजें सारी जिंदगी तक याद रखो। ब्रिटिश से लेकर अमेरिका तक एक सिंपल सा लॉजिक है। इस ये टॉपिक इतना ज्यादा वास्ट भी नहीं है, इतना ज्यादा टफ भी नहीं है, इसको अगर सही से पढ़ो तो। इंट्रोडक्शन में देखो ना आप लोग, यहाँ पे नीचे जो, ये अगर स्क्रीन विजिबल है तो आप लोग देखो। पहला ही सेंटेंस दिया, द कॉलोनाइजर, क्या बोल रहा हूँ, कॉलोनाइजेशन ऑफ द ईस्टर्न सीबोर्ड। ये कॉलोनाइजेशन का वर्ड इतना कैपिटल से क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कॉलोनी था ना अमेरिका, उस टाइम पे ये सब घटना घटी ना। प्यूरिटन्स आए, न्यू इंग्लैंड क्रिएट करने का वो कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे राइटर्स आए, उन राइटर्स के बारे में भी बताऊंगा। आज का क्लास थोड़ा सा लेंदी चलेगा, और आधा घंटा पौने 1 घंटा के अंदर क्लास खत्म कर दूंगा। मगर जो भी कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो सारे कंसेप्ट याद रखोगे तो कुछ भी आप लोग मिस नहीं करोगे। कुछ भी क्वेश्चन आए, अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, आए कोई क्वेश्चन क्या है, मैं कर दूंगा भाई, लिख दूंगा। अपने आप को ऐसे मतलब बनाओ कि कोई क्वेश्चन आए तो आपको फर्क ही ना पड़े, कि फर्क ही ना पड़े, मैं मतलब कुछ भी लिख दूंगा, इसमें क्या है भाई? ये इट्स नॉट अ बिग डील, आई कैन राइट इट, आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, राइट? सो एजुकेशन का जो एक एम्फोसाइज था, वो हम लोग समझे, वो उस टाइम पे देखे। वन मोर पॉइंट आई हैव डिस्कस्ड दैट क्लोज knit community. So you can ask me, what is close knit communities? Actually, you have to understand, in that time, uh, in Puritans' time, the Puritans lived in close knit communities, and where, guys, everyone, you know, each and everyone was expected to contribute to the common goods. I'm talking about community living type, if I say community living, the Puritans lived in tightly knit, tightly knit communities. एकता एकता, ठीक है ना? Tightly knit communities where everyone knew each other, and this particular closeness, fostered a strong sense of solidarity and mutual responsibility. एंड एक और भी चीज है, ज्यादातर जो सोल्जर्स होते थे वो लिटरेचर लिखते थे प्यूरिटन्स के ऊपर। कुछ राइटर्स तो आप लोग देखेंगे कि सोल्जर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे थे। आप लोग देखोगे ये चीज, ज्यादातर सोल्जर्स लोग मतलब लिखते थे उस टाइम पे।
अमेरिकन रेवोल्यूशन वो, सिविल वॉर, जितने भी वॉर्स हुआ उस टाइम पे, क्यों हुआ? आप लोग अगर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। प्यूरिटन्स यहाँ पे आग में घी डालने का काम करता था। और जो मैंने कहा ना, प्यूरिटन्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा किसने दिया पहले टाइम पे? जॉन केल्विन नाम का एक शख्स था। उसने तो क्या किया, मतलब वो बहुत पावरफुल भी था, उसने तो अलग ही चर्च ही बना डाला कि आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करो। अब आपको इतना ज्यादा सुख सुविधा देगा कोई, तो आप लोग डोमिनेट नहीं करेंगे दूसरों को? अगर यूनिवर्सिटी मुझे बोले कि यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं सबको सही तरीके से इनको स्ट्रिक्टली, मतलब कोई गड़बड़ी ना करे, इसको स्ट्रिक्टली डांटो समझाओ, मगर पढ़ाओ और पढ़ो, और सही से ये लोग पढ़ रहे हैं या नहीं ये चीज भी देखो। अगर मेरे पास पावर है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास मान लीजिए इतना भी अथॉरिटी है कि आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, आपका मैं एक टेस्ट लूंगा, टेस्ट के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर मैं आपका आने वाले समय पे मार्क्स जो है वो डिसाइड करूंगा। समझ रहे हो? पूरा पॉलिटिक्स है, आप लोग समझो। उस टाइम पे पूरा पॉलिटिकल एक गेम खेला गया। अमेरिकन लिटरेचर जब पढ़ोगे ना आप लोग, अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर, तो उस टाइम पे ना पूरा पॉलिटिकल एक गेम खेला गया, क्योंकि उतना ज्यादा वहां पे प्रिंटिंग मशीन्स नहीं थे अमेरिका में। तो पैम्फलेट्स वगैरह जितना भी, मतलब आप लोग समझ लो, जो स्कैंडल एज आया, या फिर मान लो 1700 के भी टाइम पे, उस टाइम पे भी जो भी मतलब जो भी प्रिंटिंग वगैरह होता था कहाँ होता था? लंदन में होता था ना। एनलाइटनमेंट पीरियड में क्या हुआ? ब्रिटिशर्स और भी ज्यादा पावरफुल हो गए। चलो, मैं रोम को फॉलो कर रहा हूँ, रोमन एंड ग्रीक जितने भी राइटर्स है उसको फॉलो कर रहा हूं, आप मेरे फॉलोअर हो, आप लोग मुझे फॉलो करो। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? फॉलो फॉलो का गेम खेल रहा है सब लोग, कोई अपना कुछ लिख ही नहीं रहा। समझ रहे हो? मैं प्रोफेशनली बात नहीं कर रहा हूँ क्लास के दौरान, मुझे पता है, मगर आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये सारे चीजों को मैं एकत्रित करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों के मगज में घुस जाए ये सब बातें, कि यहाँ पर गेम क्या चल रहा था। और ये जो टॉपिक है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो, क्योंकि टॉपिक अगर इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो आप लोग उबासी लोगे, आप लोग लेफ्ट कर जाओगे। बहुत सारे तो लेफ्ट भी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उनको। मतलब इंग्लिश लिटरेचर ऐसा ही टॉपिक है कि आप मतलब बीच बीच में छोड़ देते हो, आपको नींद आ जाती है, मगर उसको इंटरेस्टिंग भी तो बनाना है। इंटरेस्टिंग लो तब ना। इतने दिन से ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को शायद इतने इंटरेस्टिंग से आप लोग नहीं सोचे होंगे, इसलिए आप लोग इतना ज्यादा वास्ट लग रहा होगा, या फिर इतना ज्यादा टफ लग रहा होगा। अभी मैं बता रहा हूँ जैसे, मतलब टॉपिक वाइज टॉपिक, जैसे एक एक पहलू मैं खोल रहा हूँ, आप लोगों को और भी अच्छा लग रहा होगा, अच्छा फील कर रहे होगे। आप एग्जाम में जाकर भी तोड़ दोगे, आप लोग रिकॉर्ड तोड़ लिखोगे, मुझे पता है। तो कहने का ये मतलब है आप लोग इंटरेस्ट लो ना। वैसे ही प्यूरिटन्स भी थे ना, प्यूरिटन्स भी उस टाइम पे अमेरिका में आके तहलका मचा दिया उन्होंने। हम लोग ही राज करेंगे, इंग्लैंड के लोग ही राज करेंगे। क्यों? पूरा इंग्लैंड, पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप, पूरा अफ्रीका, जितने भी अदर कंट्रीज है वहां पे, पूरा इंडिया, मतलब जितने भी और की कंट्रीज है, सब जगह हम लोग का ही चलेगा, हम लोग ही राज करेंगे, वी आर किंग्स। क्या ही कर लोगे? इकोनॉमिकल स्ट्रांग, शस्त्र में पावरफुल, सब कुछ पावरफुल, क्या कर लोगे आप लोग बताओ? अमेरिका तो अभी हुआ इतना पावरफुल, अभी। उस टाइम पे उतना पावरफुल थोड़ी था। ब्रिटिशर्स लोग आके कॉलोनी बना लिया अमेरिका को, बताओ। अमेरिका का दम था कि ब्रिटिश ब्रिटेन में जाके कॉलोनी बनाए? किसी का भी दम था पूरे वर्ल्ड में कि ब्रिटिश को कॉलोनी बनाए? जनसंख्या में इंडिया भी तो बहुत ज्यादा, मतलब लीड कर रहा था उस टाइम पे भी, इंडिया चाइना ना। उस टाइम पे तो जनसंख्या में मुझे लगता है अमेरिका से भी ज्यादा था। तो आप लोगों को क्या लगता है अमेरिका, मतलब इंडिया क्यों नहीं कर पाया? इंडिया ब्रिटिशर्स को कॉलोनी क्यों नहीं बना पाया? आप लोग सोचो, इस बात को सोचो। ये कॉमेडी वाली बात नहीं है, ये सोचने वाली बात है। ये कभी सोचे हो आप लोग? हिस्ट्री में ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा अजीब नहीं लगता आप लोगों को?
कि ब्रिटिश लोग आके अमेरिका को कर लिए तो हम लोग कौन से खेत के मूली है। हम लोग इंडियंस तो मतलब ऐसे भी हम लोगों के पास उस टाइम पे इतना ज्यादा कोई था नहीं कुछ, और वैसे भी लिटरेसी रेट भी बहुत कम था। जो वो बोलेंगे, जो थोड़ा सा पैसा दे के दिखा देंगे ये करो तो वो करो, करेंगे क्या, इन्फ्लुएंस हो गया। समझा रहा हूँ, समझ में आ रहे हैं सबको। अच्छा, किसी को मतलब मेरे मतलब समझाने का तरीका थोड़ा सा रफली या फिर कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है ना, बताओ फिर। मैं फिर से टॉपिक में घुस जा रहा हूँ फिर। मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब देखो रिप्लाई नहीं दोगे तो समझ नहीं आएगा। मुझे लगेगा आप लोग बोर हो रहे हो। माइक ऑन करके रिप्लाई तो दो एटलीस्ट। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ? अब देखो ज्यादा, अब, अब क्लास व्लास छोड़ दिए क्या सब लोग? नहीं, अभी तो बहुत लोग हैं। तो आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? समझ में आ रहा है। हाँ, तो एक को समझ में आया और बाकी लोग मतलब सो रहे हैं क्या? मतलब लिटरेचर पढ़ते पढ़ते सब लोग सो गए? बताओ, उसको ऐसे बताओ। एक दो को छोड़ के बाकी लोग सब सो भी गए, मतलब उनको अच्छा ही नहीं लग रहा शायद ऐसा। मगर समझो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगा, इसको स्किप करने से नहीं होगा। मैं बस एक तरीके से समझा रहा हूँ कि कैसे डोमिनेट किया जाता था उस टाइम पे लोगों को। और ये जो क्लोज नेट कम्युनिटी था उस टाइम पे, वो इनका एकता बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। इवन इन प्यूरिटन communities they were so much, you know, unite. The structure of these communities also, if I say, uh, was hierarchical, but also participatory. Town meetings were common in that time, and also it is allowing for communal uh, decision making. Or guys, not only that, you have to also understand the church played a central role here. The church actually played a central role here, no? In community life. मुझे तो ऐसा लगता है कि their God and adherence to, communal norms was strictly enforced. So basically, if I consider church as a main part here, where Puritan uh, don't follow churches, but the fact is they made their own churches. They made their own churches, and there were lots of communities where they discuss with each other how to develop, how to make New England, how to be a part of, the mission. We are in a mission, we are on a mission, that we have to make a New England. So how to develop, how to gather people, how to dominate them, how to influence them, how to brainwash them, how to play with their, mindset, how to provoke them to write our literature, how to provoke them to write the only the part of Bible what we read and what we understand. It doesn't matter whatever written in other pages or whatever written in other, books in Christian, in other scriptures. But we have, they always think we have to dominate with literature, and we have to brainwash them. Like if I say John Winthrop, John Milton was there. He was also a Puritan follower. Don't forget, John Milton was also a Puritan follower. He also kind of Protestant. He also kind of Protestant. Understand? Lots of writers, lots of poets was, they were also Protestant. They were totally influenced. They were totally brainwashed. That's why strict moral code was there. And the Puritans had a strict moral code to the, governed all aspects of life. And they frowned on gambling, drinking, and dancing.
they also punished they also punished adultery content or adultery or other sins severely, and governance of all aspects of life. धीरे 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 इंसानों की जिंदगी में वो लोग घुसते गए, उनको अपना गुलाम बनाते गए, नेटिव अमेरिकन को भी गुलाम बनाते गए, जिस वजह से जंग छिड़ गया और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जा पाए प्यूरिटन्स, उनका फॉल डाउन हो गया, ये भी समझो. एंड द फैक्ट इज हाउ दे एस्टैब्लिश colonies. This kind of actually aspects is important, but the establishment of 13 colonies in America actually was complex process. That was complex process that took place over the course of 17th early or 17th and early 18th century, in that time particularly 1680 to 1700. This was the period where actually they were they started thinking about it to create a new England, to dominate people, right? And intersection against the moral code could actually uh, result in fines, fines, public shaming, or corporal punishment. If I say, for example, suppose adultery might be punished by public, whipping, or wearing a scarlet letter. Even a work was there. uh, स्कारलेट लेटर जब मैंने बोल ही दिया, सो एक वर्क था द स्कारलेट लेटर. वो नथेनियल हॉथन, एक राइटर थे नथेनियल हॉथन, जो कि मतलब जो इमर्सन है ना, इमर्सन याद है ना, इमर्सन अमेरिकन स्कॉलर का, इमर्सन द पोएट और अमेरिकन स्कॉलर जिन्होंने लिखा था, इमर्सन, वो इमर्सन, रफल्डो इमर्सन, उनके साथ नथेनियल हॉथन का बहुत अच्छा एक तालमेल था, फ्रेंड्स थे. तो ये जो स्कारलेट लेटर एक नोवेल था जो कि नथेनियल हॉथन ने लिखा था. नथेनियल हॉथन वाज आल्सो प्यूरिटन फॉलोअर, डोंट फॉरगेट दिस. ओके, सो अब बात करते हैं हिस्ट्रिकल राइटर्स के बारे में. 1.2.0 हिस्ट्रिकल राइटर्स. एंड अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे. अब बहुत हो गया हिस्ट्री, अब थोड़ा सा काम पे भी फोकस करते हैं, मेन पॉइंट पे, कि हिस्ट्रिकल राइटर्स कौन थे एक्चुअली. विलियम ब्रैडफोर्ड थे उस टाइम पे, आप लोग इसलिए में भी देख सकते हो. मुझे जितना जितना याद है मैं बताते जा रहा हूँ. विलियम ब्रैडफोर्ड जिनका टाइमलाइन था 1590 टू 1657, और जॉन विंथ्रोप थे जिनका टाइमलाइन था 1588 टू 1649. एम आई ऑडिबल? आप लोग सुन पा रहे हो ना? अगर सुन पा रहे हो तो उसको लिख लो, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है ना. सो विलियम ब्रैडफोर्ड थे जो 1590 टू 1657 का टाइमलाइन था. And John Winthrop was there of 1588 to 1649, and Edward Johnson was there 1598 to 1672. Basically, William Bradford, if I say about him, then Bradford actually he was a pilgrim leader. Kakuli, am I audible to you? হ্যাঁ দাদা, You asked এটাই me about, বলছিলাম, এটাই yes, that's why I didn't explain on that time, because अगर आप लास्ट वाला क्वेश्चन पहले पूछ लोगे तो मजा ही, मतलब मैं तो पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया फिर आपके एक क्वेश्चन को आंसर देते हुए. इसलिए मैं अगर बोलता हूँ कि वो अलग टॉपिक है बाद में बोलूंगा, तो आप लोग समझ जाओ कि इसी में होगा, बाद में बताएंगे वो. Pilgrims and Puritans both are same, as I said, and Bradford was pilgrim leader. Understand, Bradford was a, ये जो विलियम ब्रैडफोर्ड है,
he was a actually pilgrim leader and governor of Plymouth colony, and he wrote Plymouth Plantation. इसको लिख लो. Plymouth Plantation, wrote by who? William Bradford. It is very much important work. Bradford's book is a valuable historical book, guys. Do you know? Historical document that provides insights into, hardships and challenges faced by the early pilgrims. So, Kakuli, I think you were totally cleared. Yes, pilgrims are important in that time. So, some pilgrims writer was there, and the leader was William Bradford. Are you getting my point? হ্যাঁ দাদা Another writer is John Winthrop. Timeline was 1588 to 1649. And he was also, sorry, he was also a Puritan lawyer. He was Puritan lawyer, understand? And governor of the Massachusetts Bay Colony. He wrote a model of Christian charity, a sermon that outlined his vision for a Puritan society. You have to understand, early, just 30 minutes back, I told you that if you wanna influence your words, or if you wanna make something, if you wanna spread your empire, so obviously you have to be powerful. And how to be powerful? You have to do one thing, that just make some administration level uh, you know uh, persons, make your own people to administration level, and appoint them as administration level. So as Puritans also was doing that, and you can see that John Winthrop or William Bradford was pilgrim leader. John Winthrop is a Puritan lawyer, so he was lawyer and also governor of the Massachusetts Bay. So definitely they are powerful, they are famous. That is why they started writing. If you read writers' background, then obviously you can understand. Lots of the writers actually, they were total, they were highly esteemed persons. Even they were some kind of, if I say, literate, ambitious, and famous faces. Obviously famous faces. If people don't know about you, then they won't, touch your books. You had started selling a book, or you started spreading leaflets, or pamphlets. So if people are interested in you, if you have a proper, gather, if you are a public figure, or if you are a proper fan following, then obviously your fans will also adopt your ideas, your sentences, whatever you are saying. They will listen to you, they will interest in you. So these are the fact. Puritans actually heated this target. Okay, they were so much clever as they are ambitious. That is why they they were so much, clever. And John Winthrop, William Bradford, these are to be, also Puritans writer. Edward Johnson was Puritan writer. Timeline was 1598 to 1672, and Edward Johnson was a Puritan minister. Understand, guys? क्या हो रहा है ये सब बताओ. सारे राइटर्स मतलब इतना फेमस कैसे हो सकते हैं? चुन चुन के राइटर्स बने हैं, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादातर यही लोग लिखते थे प्यूरिटन्स पर, ताकि ये चीज बहुत ज्यादा
स्प्रेड हो। एक होता है ना ब्रांड एम्बेसडर, तो वैसा ही कुछ। जॉन मिल्टन का भी नाम है, बताओ आप। बहुत लोग तो जानते भी नहीं थे कि वो प्यूरिटन्स के थे, प्यूरिटन फॉलोअर थे, जॉन मिल्टन। And Edward Johnson is also famous literary figure, right? He was Puritan minister and historian also. समझो। And he wrote also, you know, wonder working providence of Son Savior in New England करके एक बुक है, उसको भी लिखा था। A history book actually, that is a history book of Puritan Church in England basically I'm talking about. So Johnson's actually book is a valuable, yes, that is valuable book, but and also historical document that provides insights into the religious beliefs and practices for, of द प्यूरिटन्स बेसिकली। सो उनपे तो कोई संदेह कर ही नहीं सकता, हिस्टोरियन भी थे, तो वो जो लिखेंगे तो डेफिनेटली सही लिखेंगे। तो दैट इज व्हाई ये लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे उस टाइम पे, पॉपुलर फेसेस थे। नथेनियल मॉर्टन, नॉट हॉर्टन, मॉर्टन के बारे में, MORTON, नथेनियल मॉर्टन भी थे उस टाइम पे। 1613 टू 1685 इनका प्रभाव था, मतलब ये इनका टाइमलाइन था, प्रभाव नहीं। 1630 के बाद से ही मतलब इनका प्रभाव स्टार्ट हुआ। Nathaniel Morton was also Puritan settler of Plymouth colony and author of the New England's uh, memorial, a history of the colony from its founding in 1620 basically, 1620 to 1680 as per my concern। आप लोग थोड़ा सा डेट्स देख लो, मुझे जितना पता है 1622 1688 है, 1668 है सॉरी, 1668, 1620 से 1668, दिस इज द टाइम लाइन एक्चुअली। ओके। And also he arrived in Plymouth with his parents in 1623, and his father died the following year. And Morton was, if I say, raised by his uncle. Who's the uncle? बताओ उसका अंकल कौन था, नथेनियल मॉर्टन का? बताओ बताओ, पता है? अभी शॉक लगेगा सुन के। विलियम ब्रैडफोर्ड। अभी थोड़ी देर बोला बोला ना पहले, विलियम ब्रैडफोर्ड उनका अंकल थे, गवर्नर थे जो विलियम ब्रैडफोर्ड, थोड़ी देर पहले बताया ना। एंड मॉर्टन रोट एन अकाउंट ऑफ द सेटलमेंट ऑफ कॉलोनी। ओके, याद रखो। द फर्स्ट हिस्ट्रिकल कंटेक्स्ट, एक्चुअली द फर्स्ट हिस्ट्रिकल टेक्स्ट पब्लिश्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, इसको भी याद रखो। And which was published first, was first actually to publish a list of singers of the Mayflower, ऐसे करके था नाम कुछ, Mayflower Compact करके, as well as an account of the first Thanksgiving। थैंक्सगिविंग याद है ना, थैंक्सगिविंग डे क्या होता है? क्लास 8 9 में भी थैंक्सगिविंग के बारे में बताया है। जो लोग क्रिश्चियन है उनको पता है थैंक्सगिविंग क्या है, हम लोगों को भी पता है थैंक्सगिविंग होता क्या है, एक सेलिब्रेशन होता है, ठीक है। थैंक्सगिविंग के बारे में इससे पहले भी बताया था। सो विलियम ब्रैडफोर्ड गाइस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर। मैं अगर सम अप करूं इसको तो विलियम ब्रैडफोर्ड जो कि प्लाईमाउथ के प्लांटेशन में मतलब वो थे। जॉन विंथ्रॉप कौन थे? मॉडल ऑफ क्रिश्चियन चैरिटी। और एडवर्ड जॉनसन जो थे वो मतलब एक वर्क उनका था, वंडर वर्किंग प्रोविडेंस ऑफ साइंस सेवियर इन न्यू इंग्लैंड, ऐसे करके था। और डिस्क्रिप्टिव राइटर के बारे में बोलूं, डिस्क्रिप्टिव राइटर में एने ब्रैड स्ट्रीट थे, एने ब्रैड स्ट्रीट 1612 टू 1672 इसका मतलब इनका टाइमलाइन था। एडवर्ड टेलर, जॉन जॉसेलिन 1600 टू 1675 उनका टाइमलाइन था। विलियम वुड, ये भी एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में था, ठीक है। समझो सारी चीजें समझो।
अब डिस्क्रिप्टिव हो गया, अब बात करते हैं चलो थियोलॉजिकल राइटर पे। थियोलॉजिकल राइटर्स कौन थे इस टाइम पे? जॉन विंथ्रॉप थियोलॉजिकल में भी थे। अब यहाँ पे बहुत लोगों का कंफ्यूजन है। मुझे थियोलॉजिकल में भी, डिस्क्रिप्टिव में भी, और भी अदर अदर जगह पे भी, मतलब हिस्ट्रिकल राइटर्स में भी हम लोग देखते हैं सेम राइटर्स है, दोनों जगह पे काम किया, कैसे ऐसे कैसे? Most of the people, actually most of you asked me this kind of question. Even my batchmates also asked me this question. They were also confused how it is it possible, and we are confused what to write, actually how to write. So let me clear, guys. Even I know most of you are actually also, most of you also confused about this. So, guys, you have to understand. I'm just taking some names like John Winthrop, Thomas Hooker, Richard Mather, Increase Mather, or Cotton Mather. These are the writers of theological as far as theological writers is concerned. Okay, so these are the writers, theological writers: John Winthrop, थॉमस हुकर, रिचर्ड मैथर, इंक्रीज मैथर, कॉटन मैथर। इनका नाम अलग अलग जगह पे आप लोगों को मिलेगा। सो फैक्ट इज, you guys asked me why we are getting these writers also in other aspects. Why? If university will ask me a simple question, then we will be confused totally. So how to write, or what should I write? So I'm just, you know I'm giving a concern, how to judge, I mean to say, how to understand what happened. Actually these two writers was actually, ये दोनों तरफ के राइटर्स एक दूसरे से कनेक्ट है, दोनों जगह पे काम किए। Actually during the Puritan age of American, guys, you have to understand that during the Puritan age of American literature, American English literature, there were several notable historical and theological writers. You guys also are confused on this. If I say historical writer, then William Bradford, John Winthrop, Nathaniel Hawthorne, and Edward Johnson. This is a historical writer. Theological writer means Thomas Hooker, John Cotton Mather, Increase Mather. So the fact is, what is the difference? How could I find the difference? Many writers during the period, actually during this, Puritan age in American literature, had overlapping, guys, overlapping, overlapping roles as both historical and theological writers. Their writings often, if I say, combined elements of both genres. Both genres, understand? Both genres, and also reflecting the deeply intertwined nature of religion and daily life in Puritan society. Did you get me? And overlapping, if I consider overlapping, historical and theological writers were who? कौन थे वो लोग, कहाँ से आए थे, कौन थे? अगर दोनों को मैं बोलूं ओवरलैपिंग हिस्ट्रिकल एंड theological writers, who are they? You can consider William Bradford. You can consider other historical contributions like uh, of Plymouth Plantation. This work is also the overlapping historical and theological writers combined work. Okay, and theological elements was there Bradford writings, if I say. So Bradford is very much important here. That is because he played a crucial role and double role, actually double role. Okay, he played यहाँ भी वहां भी। जॉन विंथ्रॉप भी थे ओवरलैपिंग हिस्ट्री है हिस्टोरिकल एंड थियोलॉजिकल राइटर्स में। उनके हिस्ट्रिकल कंट्रीब्यूशंस भी कुछ थे। आप लोग को याद है, नहीं याद है, पता है, पूछ के कोई फायदा नहीं है। उनके बहुत सारे जर्नल्स एंड लेटर्स भी थे। Winthrop's actually journals and letters provide detailed accounts of the early years of Massachusetts Bay Colony.
and also documenting significant events, governance, and interaction with Native Americans. Theological contribution में उन्होंने क्या किया? A famous sermon delivered abroad, abroad the Arbela, ऐसे करके था. Outlines Winthrop's vision of colonies as a city upon a hill. City upon a hill. As city upon a hill. Quoted word. City upon a hill. And it is actually highlighting the religious and moral principles and should guide the community, guys. You just have to understand these aspects. John Winthrop, William Bradford, Cotton Mather, Increase Mather. So these are the writers who actually combined writers, overlapping historical and theological. You will get both aspects there. Okay. आप लोगों को समझ में आया ना? कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ. बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता था ये चीज. बहुत लोगों ने मुझसे पूछा. 2022 के बैच से भी क्वेश्चंस आया, 2021 के बैच से भी क्वेश्चन आया. तो आज क्लियर कर दिया. आप लोगों में से कितने लोग ये बताओ आप लोगों को पता था ये चीज? हैंड रेस करो. हैंड रेस का ऑप्शन है वहां पे. आप लोगों को कितने लोगों को पता है बताओ. हैंड रेस करो. किसी को पता नहीं था बताओ. चलो आज मैंने बता दिया. आप लोगों में से कितने लोगों को नहीं पता था ये बताओ. हैंड रेस करो. हैंड रेस का ऑप्शन है ना वहां पे. बताओ कितने लोगों को पता नहीं. देखिए थोड़ा कितने लोगों को आप लोगों में से पता नहीं है. चलो बताओ. 6 लोग ने मतलब बहुत लोगों ने हैंड रेस. वाह क्या बात है. इतने लोगों को पता नहीं था मतलब सभी लोगों को पता नहीं था. ऐसा है. ठीक है अच्छी बात है. आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये चीज ऐसा है कि आप लोग थियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल राइटर्स में इनको कंसीडर कर सकते हो बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग रोल्स. याद आ गया ना ओवरलैपिंग रोल्स क्या होता है? यू कैन यूज दिस वर्ड ओवरलैपिंग रोल्स. प्रोफेसर्स भी नहीं बताएंगे आपको. इवन मैं बता रहा हूं आपको कहीं पे भी आप लोगों को मिलेगा नहीं. एसएलएम में भी नहीं मिलेगा. एसएलएम में भी इतना डिटेल में नहीं लिखा होगा. ये तो मैं बता रहा हूँ. ये जो रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करूंगा मुझे पता है ये थोड़ा सा कोई देखेगा नहीं ज्यादातर. मगर जिनको पूरा डिटेल में पता मतलब जिनको डिटेल में जानना है प्यूरिटन एज के बारे में वो ये वीडियो को अच्छे से देख लेंगे. क्या है क्या प्रॉब्लम है. ठीक है ना. मैं जब भी वीडियो मतलब जब भी मैं रिकॉर्ड ऑन करता हूँ या फिर कुछ भी करता हूँ जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो इस मोड में नहीं पढ़ाता हूँ कि मुझे रिकॉर्ड करना है यूट्यूब में अपलोड करना है. मैं इस चीज में फोकस डालता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए. बहुत सारे बात यहाँ पे मैं बोलता हूँ वो सब चीजें रिकॉर्ड होके यूट्यूब में जाती हैं जो कि आई थिंक बोलना नहीं चाहिए. एज मतलब जो यूट्यूबर्स बड़े बड़े होते हैं उनको बोलना नहीं चाहिए. थोड़ा सा सही रखना चाहिए मगर कनेक्ट होना चाहिए. मतलब मैं जो बोल रहा हूँ मेरे सेंटेंसेस के साथ आपके दिमाग के साथ अगर कनेक्ट ना हो तो कुछ मजा नहीं आएगा. सो दैट इज वाई आई मेक वीडियोज इन लेंदी प्रोसेस. मतलब लेंदी थोड़ा बना देता हूँ 2 घंटा 2.5 घंटा. कोई अगर पढ़ लेगा कोई अगर सुन लेगा पूरा लेक्चर तो उसको पूरा पता ही चल जाएगा कि मैटर क्या है. आप लोगों को समझ में आ गया. आई होप आप लोगों ने नोट डाउन भी कर लिया होगा. एंड हिस्ट्रिकल कंट्रीब्यूशंस भी बहुत सारे इन लोगों का है. जैसे कि मैं अगर बोलूँ कॉटन मैटर का तो मैग्नेलिया क्रिस्टी अमेरिकाना एक वर्क था उनका. फिर इंक्रीज मैथर का भी था रिमार्केबल प्रोविडेंसेस. और थियोलॉजिकल में भी था उनका केसेस ऑफ कॉन्साइंस कंसीडरिंग इविल स्पिरिट्स. चलो मैं एकदम से एक काम करता हूँ. हिस्ट्रिकल एंड थियोलॉजिकल राइटर्स जो मैंने बताया इनका हिस्ट्रिकल एंड थियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशंस में बता देता हूँ. कंफ्यूजन और भी क्लियर हो जाएगा. ओवरलैपिंग हिस्ट्रिकल एंड थियोलॉजिकल राइटर्स जैसे कि ब्रैडफोर्ड हुआ. विलियम ब्रैडफोर्ड इनका हिस्ट्रिकल कंट्रीब्यूशन मैं अगर बताऊं ऑफ प्लाईमाउथ प्लांटेशन हो गया. ठीक है ना. अब उनमें उनका अलग काम था. अब थियोलॉजिकल में बताऊं
तो उनका मतलब ही एक्चुअली wrote in infused, actually infused, and he wrote also in views of pilgrim. पिलग्रिम के ऊपर भी उन्होंने लिखा थियोलॉजिकल में बेसिकली, ठीक है ना। तो उनका ये थियोलॉजिकल पार्ट हो गया। अब जॉन विंथ्रॉप का देखते हैं दोनों पार्ट। हिस्ट्रिकल कंट्रीब्यूशन में उनका कुछ जर्नल्स एंड लेटर्स था, ठीक है ना। और अगर मैं बोलूँ मतलब नेटिव अमेरिकन के साथ उनका इंटरेक्शंस हुआ, और उसके बाद उनके साथ ही वो ये चीज़ें मतलब लिखते गए हिस्ट्रिकल कंट्रीब्यूशंस में। और थियोलॉजिकल में उनका एक वर्क था, ए मॉडल ऑफ क्रिश्चियनिटी चैरिटी, ये एक वर्क था, ठीक है ना। अब कॉटन मैथर का क्या फैक्टर है। उनका हिस्ट्रिकल कंट्रीब्यूशन में मैग्नेलिया क्रिस्टी अमेरिकाना था। थियोलॉजिकल में उनका बहुत सारे थियोलॉजिकल मतलब वर्क्स अभी पता नहीं है, मतलब डॉक्ट्रिन्स बेसिकली, ही वाज डिस्कसिंग अबाउट रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स एंड मोरल टेक्निक्स इफ आई से, and spiritual reflections also. So basically his work in to edify and instruct the Puritan community in matters of faith and conduct. And also in his matter was the historical contributions में एक वर्क था remarkable providences, theological में था case of conscience, case of conscience uh, concerning evil spirits। मैं जो भी नाम बता रहा हूँ आप लोग एक बार जरूर चेक कर लेना, ठीक है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट अभी है नहीं सामने, मैं आंखें बंद करके लेटे लेटे आप लोगों को भी बता रहा हूँ जो भी याद आ रहा है, ठीक है ना। सो बेसिकली गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप लोगों का कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया। सो टुडे आई एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट दिस, about Puritan age and their writers, and also I talked about overlapping. The overlapping roles of historical and theological writers in the Puritan age highlight the, you know, uh, centrality, centrality of religion in every aspect of life. And these writers actually, guys, did not, separate their faith from their accounts of daily events. Rather, they saw their history as a manifestation of divine providence, and their theological, misusing, if I say, musings as uh, grounded in the lived experiences of their communities. Okay, कौन से की पॉइंट्स मतलब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, लाइक इंटरवेंटेड नैरेटिव्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डिडक्टिव पर्पसेस भी देखे हम लोग, हॉलिस्टिक व्यू भी हम लोग देखे हैं। और पोएट्री में, जैसे पोएट्री में एनी ब्रैडस्ट्रीट थे 1612 से 1672 तक, एडवर्ड टेलर थे 1642 से उनका 1729 था। हाँ आप लोग देख लेना एक बार, एडवर्ड टेलर का टाइमलाइन 1642 से 1729 ही होगा। और एक था माइकल विगलस्वर्थ, वो भी 1631 से 1705 का उनका टाइमलाइन था। बेंजामिन टॉमसन भी थे 1642। ये सब मैं पोएट्रीज के बारे में, मतलब पोएट के बारे में बोल रहा हूँ, पोएट्रीज कंट्रीब्यूशन 1642 से 1723। उनका एक पोएम था, एक कलेक्शन था, न्यू इंग्लैंड क्राइसिस करके। मतलब ये जो बेंजामिन टॉमसन मैंने बोला, ही इज इम्पोर्टेंट। बेंजामिन टॉमसन, एडवर्ड टेलर, एनी ब्रैडस्ट्रीट, these three people are very much important। हो गया। अब चलो, किस्सा कहानी तो बहुत हुआ, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद कर लो क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम में। बहुत टाइम हो गया, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया, क्लास भी लेंदी हो गया। आई एम थिंकिंग दैट मैं इसको अपलोड ही ना करूँ तो अच्छा है। कौन, वैसे भी आप लोगों में से कोई देखने वाला रहेगा नहीं,
देखेगा नहीं इतना लेंदी वीडियो। एनीवेज, आप लोग समझो कि जितने भी मैंने एस्पेक्ट्स बताया, ये सारे एस्पेक्ट्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, आप लोग के एग्जाम के पर्पस में भी इम्पोर्टेंट है। इवन आप लोग इस चीज को अगर सही तरीके से अप्लाई करोगे तो कोई भी क्वेश्चन अगर डाला जाए उनके तरफ से तो डेफिनेटली आप लोग उसको क्रैक कर दोगे, कोई समस्या नहीं होगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग लिख लो। व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड appreciating Puritan literature today? लिख लो, मैं वीडियो को अपलोड नहीं करूंगा शायद ये वीडियो को, इसलिए बोल रहा हूँ लिख लो। What are some of the challenges of interpreting and appreciating Puritan literature today? How does Bradford's sorry uh, William Bradford's of Plymouth plantation document the challenges and triumphs of the early Puritan consists? क्वेश्चन वो लोग ज्यादातर यही पूछेंगे कि उस टाइम पे कल्चरल एंड सोशल का जो कंटेक्स्ट है उसको बताओ, थियोलॉजिकल के बारे में पूछेंगे, हिस्ट्रिकल के बारे में पूछेंगे, राइटर्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये सारे की एस्पेक्ट्स पढ़ के जाना, हो जाएगा, ज्यादा मैं क्वेश्चंस दूंगा नहीं। ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द मेजर जॉनरस ऑफ प्यूरिटन लिटरेचर, ये भी पूछ सकता है। What were the main characteristics of Puritan literature, ये भी पूछ सकता है। थियोलॉजिकल, हिस्ट्रिकल बोथ, मतलब जो भी राइटर्स है आप लोग बोल दे सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है हाउ डिड प्यूरिटन लिटरेचर रिफ्लेक्ट द रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज ऑफ द प्यूरिटन कम्युनिटी, ये सारे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। सो कुछ बाकी नहीं रखा मैंने, आई थिंक सब कुछ कवर हो गया। आप लोग सही से पढ़ लो और एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ, अब से एग्जाम ज़्यादा दिन है नहीं, ठीक है। चलो, टेक केयर रिव्यू।